हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अनिका और रोहित जैसे ही गुलेरिया हाउस में आए तो वहां पर नंदनी और श्रेया उन्हें बाहर गेट पर ही उनका वेलकम करने के लिए थी। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि पिंकी, आर्यन, अलेक्जेंडर और रिया और यश सारे के सारे आपस में खेल रहे थे और उनके साथ में उन्होंने अपने छोटे से भाई को भी लिया हुआ था। अब रिया पिंकी से कहती है, पिंकी देखो हमारा भाई कितना प्यारा है। अब पिंकी भी कहती है, हाँ आखिर मुझ पर जो गया है क्योंकि ये मेरा भाई है। तभी रिया कहती है, अरे पिंकी ऐसे क्यों कह रही हो, ये हमारा भी तो भाई है। देखो देखो इसकी नाक तो बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। तभी आर्यन और अलेक्जेंडर आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये दोनों कैसे पागलों वाली बातें कर रही हैं, क्योंकि उन दोनों को ये बातें बहुत ही अजीब लग रही थी। तभी आर्यन ने रिया को कहा, रिया ये क्या है, कैसी कैसी बातें कर रही हो, आखिर वो एक छोटा सा बच्चा है। अभी वो बहुत ही छोटा सा बच्चा है, उसकी शक्ल कभी हमें किसी के ऊपर लगेगी, कभी हमें किसी के ऊपर लगेगी, लेकिन जरूरी नहीं है ये ऐसा ही होगा, इसका रंग रूप बदलता रहेगा। अब रिया कहती है, आई नो मैंने भी ये देखा है और मैंने भी ये पढ़ा है, लेकिन मुझे तो अभी इसकी नाक अपने ऊपर ही लग रही है। अब आर्यन अपने सिर पर हाथ मारता है और वो सोचता है कि इस लड़की को सच में कोई नहीं समझा सकता। तभी रोहित और अनिका अंदर आते हैं तो वो बच्चों की चहल पहल को देखकर एकदम से खुश हो जाते हैं। जैसे ही रिया देखती है कि उसके मोम और डैड अंदर आ गए हैं, तभी रिया भागकर रोहित से जाके चिपक जाती है और कहती है, हेलो डैड, आप कैसे हो। रोहित भी अब रिया को हक कर लेता है और उसके फोरहेड पर एक किस करता है। तभी आर्यन और अलेक्जेंडर भी आते हैं और वो अनिका को हेलो कहकर उनको ग्रीट करते हैं और फिर वो रोहित को कहते हैं, हेलो डैड, आप कैसे हैं। रोहित भी अब अपने दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, आई होप आप दोनों भी ठीक होंगे। जहाँ तक मुझे आप तीनों को देखकर लग रहा है, यहाँ पे आप लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो। तभी रोहित की बात सुनकर रिया कहती है, हाँ डैड, देखिए ना हम अपने छोटे भाई के साथ कितनी मस्ती कर रहे हैं। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं अपने इस भाई को अपने साथ ही लेके चली जाऊं। रिया की यह बात सुनकर जैसे ही रिया छोटे भाई की तरफ देखती है तो पिंकी की दो छोटी छोटी आंखें रिया को ही घूर रही थी, क्योंकि रिया की इस बात पे कि मैं अपने भाई को अपने घर ले जाऊं, पिंकी को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। पिंकी अपने इमोशंस को कम ही व्यक्त करती थी, वो कम ही बोलती थी, लेकिन अभी पिंकी झटाक से बोलती है और कहती है, नहीं रिया, मैं तो अपने भाई को यहाँ से कहीं लेके नहीं जाने दूंगी। तभी पिंकी की बात सुनकर सारे बच्चे आपस में हंसने लग जाते हैं और अनिका और रोहित भी। तभी अनिका वहां पर जाकर श्रेया और नंदनी के साथ बैठकर बातें करने लग जाती है और रोहित अनिका से कहता है, अनिका मुझे पापा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोहित की बात सुनकर श्रेया कहती है कि पापा ऊपर अपने कमरे में ही हैं, पता नहीं जब से अनिका की बर्थडे पार्टी के बाद से आए हैं वो कहीं गुम से नजर आते हैं। अब वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहना पसंद करते हैं, इवन खाना पीना भी वहीं पर ही करते रहते हैं। ये बात सुनकर रोहित और अनिका को करण के बारे में थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन फिर अनिका ने इशारा किया तो रोहित ऊपर करण गुलेरिया के कमरे के लिए निकल जाता है। इधर बच्चे अपनी ही मस्ती में मस्त थे और अनिका, श्रेया और नंदनी आपस में बातें कर रहे थे। जब अनिका श्रेया और नंदनी से बातें कर रही थी तभी अनिका के फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। अनिका ने जब अपना फ़ोन पॉकेट से निकाल कर चेक किया तो अनिका मैसेज पढ़कर एकदम से हैरान हो गई। पहले तो अनिका सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसने नंदनी से कहा, नंदनी आई थिंक अभी अर्जेंट है, मुझे यहाँ से जाना होगा। सॉरी भाभी, लेकिन आज आप लोगों के साथ खाना हम नहीं खा पाएंगे, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए हमें अभी के अभी निकलना होगा। अनिका की बात सुनकर नंदनी और श्रेया दोनों को ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नंदनी ने खास आज का खाना इंडियन स्टाइल में खास अनिका के लिए बनवाया था, क्योंकि अनिका को इंडियन स्टाइल बहुत ही पसंद था। अब नंदनी कहती है, अनिका इतनी भी क्या जल्दी है, अरे तुम अभी तो आई हो और अभी ही जाने की बात कर रही हो, ऐसी भी क्या बात है, आई हो तो कम से कम हमारे साथ खाना तो खा कर के जाओ।
तभी श्रेया भी अनिका को फोर्स करते हुए कहती है, हाँ अनिका, एक तो तुम कभी आती नहीं हो और जब आती हो तो ऐसे ही जल्दी से निकल जाती हो। कभी हमारे बारे में भी तो सोच लिया करो, हम तुम्हारा कितना इंतजार करते रहते हैं। यही सब बात करते हुए वो उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। इधर रोहित जब करण गुलेरिया के कमरे में जाता है तो वो दरवाजे को पहले नॉक करता है। दरवाजे को नॉक करने के बाद करण गुलेरिया अपना दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने रोहित था। रोहित अब करण गुलेरिया को अपनी तरफ से ग्रीट करते हैं और कहते हैं, हेलो पापा, आप कैसे हैं। तभी करण गुलेरिया कहते हैं, आओ बेटा, मैं ठीक हूँ, अंदर आओ। तभी रोहित और करण कुछ देर तक बैठकर बातें करते हैं। फिर कहीं ना कहीं रोहित को करण की उदासी का पता था, लेकिन वो इसमें कर भी क्या सकता था। इस बारे में रोहित और अनिका की बातें पहले ही हो चुकी थी और रोहित ने भी अब इस बारे में ज्यादा दखल न देने के बारे में ही सोचा। करण गुलेरिया की उदासी रोहित से देखी नहीं जा रही थी। वो रोहित का एक बार तो मन कर रहा था कि वो करण गुलेरिया को सारी बातें बता दे, लेकिन फिर अनिका के बारे में सोचकर उसने कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लिया। उन दोनों की ऐसे ही बातें चल रही थी, तभी एक नौकर नीचे से आता है और करण सर के दरवाजे को नॉक करता है। करण जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं तो नौकर कहता है, साहब, नीचे अनिका बेबी का बुलावा आया है, अनिका बेबी अभी जाने के लिए कह रही हैं। नौकर की बात सुनकर करण कहते हैं, ठीक है, अभी भी आते हैं। तभी करण रोहित से कहता है, रोहित, ऐसी भी क्या जल्दी आ गई, तुम लोग अभी तो आए हो और अभी ही अनिका जाने के लिए कह रही है, अभी तक वो मुझसे तो ढंग से मिली ही नहीं। तब रोहित करण की बातें सुनकर कहता है, पता नहीं पापा, हो सकता है उसे कोई जरूरी काम आ गया हो, नहीं तो अनिका यहाँ पे कुछ टाइम रुकने के लिए ही आई थी। तभी करण रोहित की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, चलो नीचे चलते हैं, उन्होंने बुलाया है। तब करण और रोहित दोनों ही अपने कमरे से नीचे चले आते हैं। जब तक रोहित और करण भी नीचे आए थे तब तक बच्चे भी अपना सामान लेकर वापस आ चुके थे। बच्चे अब अनिका से कहते हैं, मम्मा, हमारा अब भी जाने का मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि हम अभी भी यहाँ पर रहना चाहते हैं, लेकिन अब हमें आपके साथ भी रहना है, इसलिए हमें लगता है अब हमें चलना चाहिए। अनिका ने देखा कि तब तक रोहित और करण भी आ गए थे। करण को देखकर अनिका उन्हें नमस्ते कहती है और कहती है, पापा, आप कैसे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं स्वाति के मामले में अनिका अब करण को फेस नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं अनिका को अपने आप में ही एक शर्म महसूस हो रही थी। करण आकर अनिका के सिर पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, कैसी हो बेटा, अभी तो तुम आई थी और अभी ही तुम जाने की बात कर रही हो। तभी श्रेया कहती है, देखो ना पापा, क्या करती रहती है ये अनिका। हमने इसे कितने बार रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रुक ही नहीं रही है। हमने इसको स्पेशल खाना भी हमने इसके लिए तैयार किया है, लेकिन अब ये खाना भी खाकर नहीं जा रही है। तभी करण अनिका से पूछता है, बेटा प्लीज कुछ देर के लिए और रुक जाओ। तभी अनिका अपनी समस्या बताते हुए करण को कहती है, सॉरी पापा, मैं खुद यहाँ पर रुकना चाहती थी, मैं खुद आप लोगों के साथ खाना खाना चाहती थी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा, मुझे अभी एक अर्जेंट काम है। अनिका की बात सुनकर फिर करण कहते हैं, इट्स ओके श्रेया, कोई बात नहीं, अगर अनिका को काम है तो उसको जाना ही होगा, आखिर काम सबसे पहले जरूरी है। करण श्रेया और नंदिनी को समझा देते हैं। अब वो सब अनिका को छोड़ने के लिए बाहर तक आते हैं। जब ये सारे बाहर आते हैं तब रिया फिर से पिंकी को कहती है, पिंकी, अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना और जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम फिर से अपने भाई को खिलाने के लिए गुलेरिया हाउस में आएंगे। रिया की बात सुनकर करण के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और करण रिया को हाँ करते हुए कहता है, क्यों नहीं बेटा, ये तुम्हारा भी तो घर है, जब तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर आ जाना। वही दमयंती के किले में दमयंती अभी तक अपनी सिपाहियों को समझा ही रही थी, लेकिन उसकी स्त्री सिपाहियाँ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब दमयंती उन्हें फिर से कहती है कि भारी दुनिया में तुम सब लोग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए। दमयंती ने अपनी सिपाही औरतों से कहा कि तुम अब इतनी काबिल हो कि बिना किसी के सहारे के तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती हो। अब तुम्हें किसी के ऊपर आश्रित होने की भी जरूरत नहीं है, जबकि तुम अब अगर तुम्हारा परिवार है तो तुम उसका भी भरण पोषण अच्छे से कर सकती हो। तुम सब आज के दिन अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छी हो। अब से तुम लोगों ने यहाँ जो भी सीखा है वो अब सारी विद्या इस्तेमाल करके तुम किसी ना किसी की मदद करोगी, और ये किसी एक के लिए यही एक तरीका है इस समाज को रहने लायक बनाने का।
जब तक हम खुद ही गलत करते रहेंगे तब तक हम इस दुनिया को नहीं बदल सकते। इसलिए दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि तुम सबको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। मुझे तुम सबसे वादा चाहिए। तुम सब मुझसे वादा करो कि अब से तुम्हारा हर एक कदम देश और समाज सेवा के लिए होगा। दमयंती देवी की यह बात सुनकर तभी एक स्त्री सिपाही कहती है, माँ साहिब, लेकिन आपने हमसे खुद ही कहा था कि वो अमर बूटी हमें अमर बना सकती है। उसे हमारी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि हमें किसी के सामने झुकने की भी जरूरत नहीं होगी। और इसलिए न जाने हमने कितनी ही अपनी स्त्री सिपाहियों की जान कुर्बान कर दी। और आज आप कह रही है कि हमें अब ये रास्ता छोड़ना चाहिए। और फिर वो अनिका जिसकी वजह से हमारी इतनी सारी स्त्रियां मारी गई है। उस स्त्री ने अनिका पे थोड़ा सा जोर देते हुए कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिका के ऊपर उन सभी स्त्रियों को बहुत ही गुस्सा था। हमने उन सभी स्त्री सिपाहियों की मौत का बदला भी तो अनिका से लेना है। उस स्त्री सिपाही की बात सुनकर अब दमयंती को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर वो कहती है, ये सच है, ऐसी कोई भी अमर बूटी नहीं है। ये सिर्फ मेरे ही मन का एक लालच था और शायद मेरे ही मन का एक भ्रम था, जिसके चलते मैंने तुम सबकी बलि चढ़ा दी। और रही बात अनिका की, तो हमने पहले उसके अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। याद है तुम्हें, हमने रिया तक को भी किडनैप किया था। हमने आकाश का क्या हाल किया था। हमने उसके भाई मयूर गुलेरिया को भी हमने ही पहले गिरफ्तार किया था, उसे बंदी बना लिया था। अगर हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाते तो शायद वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। उसने कभी भी हम पर हमला पहले नहीं किया था, बल्कि उसने हमारे किए हुए हमले में ही हमें हराया है। और ये हर एक युद्ध का नियम है, जब कोई हम पर हमला करे तो अपने बचाव में हमें भी हमला करना पड़ता है। शायद अनिका ने भी सिर्फ यही ही किया है। इसमें अनिका की कोई भी गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि अनिका तो अपनी फैमिली को हम लोगों से प्रोटेक्ट कर रही थी और कुछ भी नहीं। हमने ही उसकी लाइफ में कितनी सारी परेशानियां खड़ी कर दी थी। अब से भी स्त्री सिपाही सास थोड़ी सी शांत होती नजर आती है। तब दमयंती उनसे कहती है, तुम सब लोग अपनी मर्जी से जियो, तुम्हें किसी से डरने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। तुम इतनी काबिल हो कि तुम अपना गुजारा खुद से कर सको। फिर वो उस स्त्री सिपाही की तरफ अपना चेहरा करती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने उसे संदेश भेज दिया है। तभी वो स्त्री सिपाही, जिसको कुछ देर पहले माँ साहिब ने ही संदेश भेजने के लिए कहा था, वो अब कहती है, जी माँ साहिब, मैंने वो संदेश भेज दिया है। वही मारवा हाउस में जब निखिल और भूमिका के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी भूमिका का फोन बजने लगता है। जब भूमिका अपने फोन को उठाकर टेबल से उठाकर देखती है तो उस पे इंस्पेक्टर अब्बास का नंबर शो हो रहा था। इंस्पेक्टर अब्बास के नंबर को देखकर भूमिका झट से फोन उठाती है और कहती है, हेलो सर, जय हिंद, कैसे हैं आप? आपने मुझे कैसे याद किया? तभी इंस्पेक्टर अब्बास कहता है, भूमिका, एक बार फिर से हमें सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा। एक केस के सिलसिले में मैं यहाँ मुंबई से दिल्ली आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस केस में मेरा साथ दो, क्योंकि तुम एक काबिल ऑफिसर हो। और मैंने इस चीज़ के लिए अनिका को भी बोला है, शायद अनिका भी इस केस में हमारी हेल्प करेगी। अनिका का नाम सुनकर भूमिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि फिर तो ये केस डेफिनेटली सोल्व हो ही जाएगा, क्योंकि भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका कितनी काबिल है। और हर बार उस केस को सोल्व करने के बाद उसका सारा श्रेय भी भूमिका के कंधों के ऊपर ही जाता था। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनकर अब भूमिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन सर, मैं तो यहाँ नहीं हूँ। तभी इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, भूमिका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने निपुण मीना को पकड़ने के लिए अपनी किडनैपिंग का नाटक किया था। मुझे हर एक बात पता है, क्योंकि अर्जुन सिंह ने मुझे तुम्हारे बारे में और उस केस के बारे में, जो भी मॉरिशस में घटना हुई थी, उन सब के बारे में मुझे बता दिया था। इस बारे में अब मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अब क्योंकि निपुण मीना जिंदा नहीं है तो तुम्हें अब ये नाटक करने की भी ज़्यादा देर तक कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तुम वापस से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर सकती हो। वहीं गाड़ी में बैठते ही रोहित ने अनिका से कहा, क्या बात हुई है अनिका, तुम इतनी जल्दी से गुलेरिया हाउस से वापस क्यों आ गई? अभी तो हम गुलेरिया हाउस पहुंचे ही थे। रोहित का सवाल सुनकर अनिका अपना फोन रोहित को दिखाती है। रोहित उस मैसेज को पढ़कर कहता है, ये तुमसे क्यों मिलना चाहती है? अब रोहित की बात सुनकर अनिका कहती है, ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैसेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तभी अनिका फिर से कुछ देर रुकने के बाद फिर कहती है, मिस्टर मारवा,
आप बच्चों को लेकर घर पर जाओ, मैं उसे मिलकर आती हूँ। अनिका की बात सुनकर रोहित एकदम से कहता है, नो नो अनिका, मैं तुम्हें अकेला वहाँ पर नहीं जाने दूंगा, नेवर। रोहित अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा सिर्फ 2 घंटे, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सही सलामत 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अगर मैं 2 घंटे के अंदर नहीं आई तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ से अकेले ही जाना होगा क्योंकि मुझे अर्जेंटली वहाँ पर जाना है, क्योंकि शाम के टाइम पर फिर मुझे मल्होत्रा हाउस भी जाना है, वहाँ पर अंजलि मामी ने मुझे खास करके बुलाया है। अनिका की बात सुनकर रोहित कहता है, ठीक है अनिका, लेकिन 2 घंटे याद रखना, अभी तो मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अपनी सिक्योरिटी अपनी प्रथम प्रायोरिटी रखना। चाहे कुछ भी हो, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी संदेह हो तो तुम तभी के तभी हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, हमारी सिक्योरिटी हमेशा वहाँ पर तैनात रहेगी। अभी के लिए तो मैं मारवा हाउस में जा रहा हूँ, लेकिन पीछे पीछे मैं अपनी सिक्योरिटी भेज रहा हूँ जो छुपकर तुम्हारी और दमयंती पर नजर रखेगी। रोहित की बात सुनकर अनिका सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाती है और वो गाड़ी को एक साइड रोकती है, और तभी रोहित और बच्चे अपनी सिक्योरिटी गार्ड वाली गाड़ी में पीछे की दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं और अनिका उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में क्रिश अपने कमरे में बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके कमरे के सामने से किशन मल्होत्रा गुजरते हैं और एक पल रुककर कमरे के हल्के से खुले हुए दरवाजे की दरार से क्रिश को देखते हैं। क्रिश अपने काम में पूरी तरह से मगन था। किशन मामा बिना किसी को डिस्टर्ब किए वहां से सीधा डाइनिंग हॉल में पहुंच जाते हैं और जाकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी अंजलि वहां पर आती है और कहती है कि आज श्वेता को देखने के लिए लक्ष्य और उसकी माँ आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसा कुछ तो स्पेशल करूँ, लेकिन करूँ तो क्या। मल्होत्रा परिवार में वैसे तो काम करने के लिए बहुत सारे ही नौकर थे, लेकिन अंजलि मामी को फिर भी उन्हें इंस्ट्रक्शन देने के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंजलि के कुछ कहने के बाद भी किशन मल्होत्रा की निगाहें सामने रखे एक डिजाइनर पोर्ट पर ही टिकी हुई थी। किशन मल्होत्रा इतनी गहरी सोच में खोया हुआ था कि अंजलि की आवाज उसके कानों में भी नहीं आई है। देखकर अंजलि उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती है, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो। किशन चौंक जाता है और कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो तुम क्या कह रही हो। अंजलि पहले से ही काफी परेशान थी, क्योंकि वो श्वेता के रिश्ते के बारे में पहले से ही बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी थी। किशन की झूठी नाराजगी का चेहरा बनाकर दिखाते हुए अब वो कहती है, एक तरफ कह रहे हो कि तुम मुझे सुन रहे हो और दूसरी तरफ पूछ रहे हो कि मैंने आपसे क्या कहा। तभी किशन मुस्कुराते हुए कहता है, नाराज क्यों होती हो, एक बार फिर से बता दो कि तुम क्या कह रही थी। अंजलि अब कह रही थी कि मैं कह रही हूँ कि आज लक्ष्य और उसकी माँ हमारे घर पर आने वाले हैं। मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ, लेकिन क्या ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम उसके लिए मुझे कोई आइडिया दे सकते हो। तभी किशन मल्होत्रा अपने सामने रखे हुए उस डिजाइनर पीस को उठाता है और कहता है, उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तभी अंजलि कहती है, अब तुम्हारी सोच टूट ही चुकी है, तो अब कृपया करके आप अपनी गहरी सोच से बाहर आओ और इस बारे में कुछ सोचकर मेरी हेल्प करो। किशन अंजलि की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इस बारे में क्या सोच सकता हूँ, अगर मेरे दिमाग में कुछ आता है तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। फिर अंजलि किशन से पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, वैसे तुम इतने गहन मंथन में क्यों गए हुए थे, किस बारे में सोच रहे थे। तभी किशन अंजलि से कहता है, मैं अपने दोनों बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। श्वेता हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई, अब जल्द ही अगर सब कुछ अच्छा रहा तो वो अब हमें छोड़कर अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाएगी, और यहाँ पर क्रिश अपने काम में व्यस्त है, फिर तो हम दोनों सिर्फ अकेले ही रह जाएंगे। किशन की बात सुनकर अब अंजलि के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है और साथ में एक टेंशन भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंजलि भी इस बात को महसूस कर रही थी, लेकिन श्वेता के बारे में सोचकर वो बहुत ही खुश हो रही थी।